अरे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं क्लास 11 चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इसमें जो है परमुटेशंस फॉर सम कंडीशंस आर अंडर सम कंडीशंस, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशंस होती हैं जो जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। उस पे बेस्ड जो है हम कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देखेंगे और इन सिचुएशंस पे हम कैसे मतलब परमुटेशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। आर ऑब्जेक्ट्स हैं ये, एट ए टाइम हम ले रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या रखी गई है, रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं आप। फॉर दिस हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एन है, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स आपको एट ए टाइम लेना है, आर लेकर। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं कि ये प्लेसेस हैं आपके पास 1 2 3 लाइक दिस। टोटल जो है जितने ऑब्जेक्ट्स आप एट ए टाइम ले रहे हैं उतने प्लेसेस बनेंगे। ओके, अब इन प्लेसेस पे ये एन जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपको चूज करना है और रिपीटेशन अलाउ है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेस को फिल करने के वेज एन में से कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउ है तो सेकंड प्लेस को भी फिल करने के लिए आपके पास उतने ही ऑप्शन होंगे, और सिमिलरली जितने प्लेसेस हैं सभी को फिल करने के ऑप्शंस आपके पास एन ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। ठीक, अब ये पूरे प्लेसेस मतलब हम एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो ये पूरे प्लेसेस एक साथ या साइमल्टेनियसली फिल हो रहे हैं, तो इन सभी वेज का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर परमुटेशन when the repetition is allowed, ये हो जाएगा आपके पास n इंटू हाउ मेनी टाइम्स, r टाइम्स, और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है मतलब हाउ मेनी टाइम, r टाइम। तो ये इसका परमुटेशन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कि 1 2 3 4 नंबर्स हैं, आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, जबकि नंबर आप रिपीट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सभी प्लेसेस को फिल करने के वेज आपके पास 4 होंगे, तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो 4 3 प्लेसेस हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ सेकेंड, number of permutations of n different objects, number of permutations of n different objects taken are objects at a time where a particular object is to be always included। जो पर्टिकुलर है ऑलवेज एवरी अरेंजमेंट में होना चाहिए। तो अगेन देखिए टोटल आपके पास क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, टेकन एट अ टाइम ये r है, एंड वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड एवरी अरेंजमेंट, इंक्लूड इन एवरी अरेंजमेंट। ओके, तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, आर ऑब्जेक्ट्स आपको चूज करना है तो ऑब्वियसली आपके पास प्लेसेस तो आर ही होंगे।
अब इन आर में से एक जो पर्टिकुलर है वो हमेशा रहेगा। तो वो पर्टिकुलर जो है, यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस प्लेस को ऑक्युपाई कर लिया, तो रिमेनिंग प्लेसेस आपके पास कितने बचेंगे? मतलब आपको रिमेनिंग R-1 ऑब्जेक्ट ही टोटल ऑब्जेक्ट्स में से चूज करना है कि नहीं? तो इसी बेस पे हियर वन पर्टिकुलर include every time, so only R-1 objects we choose from, जो टोटल है वहाँ से भी उसको हटा देंगे, इससे भी उसको हटा दीजिए और इससे भी हटा दीजिए। समझ रहे ना कि भाई सपोज कर लिया कि यहाँ पे वो आ गया, तो आपके पास रिमेनिंग यहाँ पे कितने बचे? N-1, और यहाँ पे कितना आपको चूज करना है? R-1। ठीक, तो हियर वन पर्टिकुलर include every time, so only R-1 objects we choose from N-1. तो in this situation, so permutation या arrangement इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N-1 ऑब्जेक्ट में से R-1 ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है। अब देखिए जो ये वन पर्टिकुलर है, अभी तो मैंने उसको फर्स्ट प्लेस में फिक्स कर दिया था, लेकिन वो तो इनमें से किसी भी प्लेस पे आ सकता है। तो मतलब वो इन आर प्लेसेस को कितने तरीके से ऑक्युपाई कर सकता है? ऑब्वियसली जितने प्लेस हैं, बट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई इट्स प्लेस इन आर वेज। अब ये दोनों चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो देयरफॉर टोटल परमुटेशन अंडर द गिवन कंडीशन, व्हाट इज द गिवन कंडीशन? कि वन पर्टिकुलर इज इंक्लूडेड इन एवरी अरेंजमेंट इज इक्वल टू R इंटू N-1 P R-1। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि जब एक पर्टिकुलर को आपको ऑलवेज इंक्लूड करना है तो क्या हो सकता है। जैसे इसके लिए देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक कैंप है प्लेयर्स का जिसमें 15 प्लेयर्स हैं। अब जो भी मतलब मान लीजिए क्रिकेट वाली सिचुएशन ले लें, तो जो कैप्टन है वो तो टीम में रहेगा ही रहेगा, वो ऑलरेडी पहले से डिसाइड है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है कि कैप्टन को बाहर होना पड़े, मतलब कैप्टन इज कंप्लीटली फिट। तो जब कैप्टन टीम में हमेशा रहेगा, तो जो 11 मेंबर की टीम बनाना है उसमें से आपको केवल 10 प्लेयर ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन आपका ऑलरेडी पहले से है। समझ रहे हैं ना आप? तो इस कंडीशन में अरेंजमेंट या टोटल वेज या परमुटेशन क्या हो सकता है? तो देखिए 11 प्लेयर चूज करना है, तो आर की वैल्यू 11 हो गई। अब 15 में से कैप्टन को दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 15 - 1 अब कब हो गया? 14 पी। आपको कितने प्लेयर चूज करना है? 10। तो इस तरह से मतलब इस सिचुएशन का हम एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो ये थी सेकंड कंडीशन। नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड पॉइंट, number of permutations of n different objects taken or objects at a time when a particular object never included in each arrangement। अब देखिए यहाँ पे अगेन आपके पास जो है टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, सभी डिफरेंट हैं। टेकन
एट अ टाइम, ये आर है आपके पास, और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वन पर्टिकुलर नेवर इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। तो देखिए जो वन पर्टिकुलर है उसको हमको किसी भी अरेंजमेंट में नहीं रखना है, तो ऑब्वियसली ये जो है आपका टोटल में से हटा देना है, क्योंकि उसको लेना ही नहीं है। तो जहाँ से हम सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ से उसको हटा देंगे। ठीक, तो सो वी चूज या टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n-1 ऑब्जेक्ट्स, उसको हटा दिया हमने, तो हमारे पास जो है टोटल में अब कितने बच गए, n-1 ऑब्जेक्ट्स। तो देयरफॉर परमुटेशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउट ऑफ n-1 चूज आर ऑब्जेक्ट्स। अब इसका एप्लीकेशन देखना आपको, तो सेम उसी तरह से हो सकता है। अगेन वही वाला एग्जांपल ले लें, 15 प्लेयर्स का कैंप है, आपको क्रिकेट टीम 11 मेंबर्स की चूज़ करना है। अब जो वन पर्टिकुलर है, मान लीजिए कि इसमें से एक प्लेयर जो है इंजर्ड हो गया। अब वो इंजर्ड हो गया तो क्या उसको टीम में लेंगे, नहीं लेंगे, तो वो इंजर्ड प्लेयर जो है इस टोटल में से हटा दिया जाएगा। अब इन 14 में से आपको 11 प्लेयर चूज़ करना है, तो ऑब्वियसली 14p11 हो गया। तो इस तरह से एप्लीकेशन इसका होगा, है कि नहीं। और भी जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, अभी मैं केवल एक डायरेक्ट एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, जिसमें कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है उसको हमको कभी भी किसी भी अरेंजमेंट में अरेंज नहीं लेना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो उस कंडीशन में ये इसका फार्मूला हुआ। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओके, फोर्थ पॉइंट, number of permutations of n different objects taken are objects at a time when two specific, अब कंडीशन क्या है, टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, है ना। टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आर एट ए टाइम हमको चूज करना है, बट जो टू स्पेसिफिक हैं आउट ऑफ आर, ये हमेशा जहाँ पे भी आएंगे एक साथ आएंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में हमको परमुटेशंस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ये टू स्पेसिफिक है उसको दोनों से माइनस कर दें। ठीक, तो फर्स्ट वी लेफ्ट टू स्पेसिफिक objects then from, अब यहाँ से भी दो अलग कर लिए n से, तो n-2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स टेकन r-2 objects at a time therefore number of permutation। तो जो टोटल आपके पास n-2 है उनमें से हम r-2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये n-2 p
आर माइनस टू। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जी देखिए कि जो आर ऑब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने थे, है ना, तो प्लेसेस आपके पास कितने हैं? आर प्लेसेस हैं। अब वो जो दो पर्टिकुलर हैं जहाँ पे भी आएंगे एक साथ आएंगे, या तो फर्स्ट सेकंड में आएंगे, या सेकंड थर्ड में आएंगे, या थर्ड फोर्थ में आएंगे, लाइक दिस, है ना। तो नाउ वी कंसीडर टू स्पेसिफिक objects as one object। उसको हमने एज अ वन ऑब्जेक्ट हमने सपोज कर लिया। ओके, तो इस सिचुएशन में देन वी हैव टू चूज r minus 1 ऑब्जेक्ट, या इसकी जगह बोल सकते हैं कि वी हैव प्लेसेस r minus 1 ऑब्जेक्ट। हटा दें, है कि नहीं? कितने प्लेसेस हैं आपके पास? r minus 1। सो ये जो टू स्पेसिफिक जिसको हमने वन ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, सो टू स्पेसिफिक objects together occupy their places in r minus 1 ways। कितने वेज हो जाएंगे? क्योंकि टोटल r प्लेसेस थे, तो हमने स्पेसिफिक, दोनों जो स्पेसिफिक है उसको हमने वन ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ऑब्वियसली r प्लेस की जगह हमको कितने प्लेस हो जाएंगे? r माइनस 1। तो वो जो r माइनस 1 वे में मतलब अपने प्लेसेस को वो फिल कर सकते हैं या ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक, एंड दे, अब दोनों एक साथ आ रहे हैं, म्यूचुअली इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब ऐसा तो बोला नहीं दो स्पेसिफिक है तो फर्स्ट कौन होगा सेकंड कौन होगा, ये बात तो है ही नहीं है। तो मतलब वो आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और देखिए ऑब्जेक्ट आपके पास टू हैं स्पेसिफिक, और वो उनके पास इंटरचेंज करने के लिए भी टू प्लेसेस हैं। मतलब सीधे सीधे इन दो प्लेसेस को वो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? टू फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा टू फैक्टोरियल। अब देखिए ये स्पेसिफिक को अलग करने के बाद अरेंजमेंट के तरीके, फिर वो दोनों स्पेसिफिक r माइनस 1 वेज में अपने प्लेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और म्यूचुअली दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस इन टू फैक्टोरियल वे। ऑल दिस थिंग्स आर हैपेंड साइमल्टेनियसली। ठीक, तो देयर फोर परमुटेशन इज इक्वल टू टू फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 n माइनस 2 p r माइनस 2। तो इस तरह से मतलब, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, है कि नहीं भाई? जैसे मान लीजिए कि कोई लेटर है इंडिया, अब आपसे बोला जाए कि इससे मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं कि जिसमें बोथ आई कम्स टूगेदर।
तो देखिए टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं? 5। एट ए टाइम आपको कितने चूज करने हैं? 5। सभी को यूज करना है। ठीक। अब ये दो पर्टिकुलर जो हैं एक साथ आना चाहिए। तो अब ये एक साथ आएंगे तो इस तरीके से इनका परमुटेशन क्या हो सकता है? तो पहले तो दोनों से इसको माइनस कर दीजिए, तो 3p3 ये हो गया। अब ये जो टोटल 5 प्लेसेस हैं तो ये जब भी आएंगे एक साथ आएंगे तो इन दोनों को 1 काउंट कर लेते हैं। तो आपके पास देखिए 5 में से ये 2 अलग कर दिया तो 3 हो गया। ओके। अब इसको 1 काउंट कर लेते हैं तो ये टोटल आपके पास 4 हो गए। तो ये 4 वेज में अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर फिल कर सकते हैं। अभी दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जैसे हैं तो ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इनको इंटरचेंज भी करेंगे तो हमको कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो कुछ चीज़ें आपको अपने लेवल पे सोचना है, और भी मतलब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, आगे देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट और मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से ऐसे करेंगे और इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आ गई आपको? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 5, number of permutations when some objects are not different. some objects are not different। तो इसको मैं थोड़ा सा कंडीशंस लेके चल रहा हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है। इसमें से फर्स्ट टाइप सेम ऑब्जेक्ट्स ये मान लेते हैं कि p है, और सेकंड टाइप सेम ऑब्जेक्ट्स q ले लेते हैं, और भी मतलब ये संख्या हो सकती है। ओके। तो इस कंडीशन में परमुटेशन क्या होगा? ठीक। तो हम सपोज कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन के साथ लेट द टोटल परमुटेशन बी एक्स। ओके। यानी इस रिस्ट्रिक्शन के साथ जो परमुटेशन है वो एक्स ले लेते हैं। अब इस एक्स में से टेक अ अरेंजमेंट फ्रॉम एक्स अरेंजमेंट। इनमें से एक हमने ले लिया। ठीक। अब इस एक अरेंजमेंट में इसमें सभी मतलब ऑब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं, ये मान के चलना है। टेकन ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो उस कंडीशन में परमुटेशन। ठीक है ना? तो हमने एक अरेंजमेंट ले लिया। अब उस एक अरेंजमेंट में n ऑब्जेक्ट्स तो हैं पूरे, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक जैसे हैं पहली प्रकार के फर्स्ट टाइप, उनकी संख्या p है, और जो सेकंड टाइप है उनकी संख्या q है। अब ये जो एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं म्यूचुअली अपने प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे तो क्या अरेंजमेंट आपको डिफरेंट लगेगा? नहीं है कि नहीं? तो थोड़ी देर के लिए हम टेम्परेरीली इन दोनों जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप सेम टाइप हैं, इनको डिफरेंट मान लेते हैं। फॉर टेम्परेली we consider first type of P and second type of Q objects are
डिफरेंट, थोड़ी देर के लिए उनको हम डिफरेंट मान लेते हैं। तो जो हमने एक अरेंजमेंट लिया हुआ है, अब ये जब दोनों जो हैं आपके पास P और Q अलग अलग हैं तो उनको इंटरचेंज करें म्यूचुअली तो हमको डिफरेंट परमुटेशन मिलेंगे, है कि नहीं? हमको क्या मिलेंगे? डिफरेंट परमुटेशन। तो देयरफॉर वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉरी फर्स्ट टाइप P ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट है उस कंडीशन में। P है और P प्लेस ही उनके लिए अवेलेबल होंगे, पूरे के पूरे यूज़ हो रहे हैं P फैक्टोरियल एंड ऑफ सेकेंड टाइप Q ऑब्जेक्ट्स, वो क्या हो जाएगा आपके पास? Q फैक्टोरियल। आपको समझ में आ रहा है ना भाई? जैसे देखिए आई 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 लिखा हुआ, मान लीजिए 3 आई है। अब इनको म्यूचुअली इंटरचेंज करोगे या इनके प्लेसेस भी अलग अलग हैं मान लीजिए, और उस कंडीशन में म्यूचुअल इंटरचेंज करोगे तो डिफरेंट आपको तो दिखना नहीं है। लेकिन इन्हीं के जगह पे मान लीजिए कि एक्स वाई और जेड होगा, तो ऑब्वियसली जब इनके प्लेसेस आप चेंज चेंज करेंगे तो ये डिफरेंट होंगे। तो वही ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, यदि इनको थोड़ी देर के लिए हम डिफरेंट सपोज कर लेते हैं तो इनको 3 प्लेसेस में, 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। तो उसी तरह से ये जो फर्स्ट टाइप P ऑब्जेक्ट हैं उनका अरेंजमेंट P फैक्टोरियल, और सेकंड टाइप जो Q ऑब्जेक्ट हैं उनका अरेंजमेंट Q फैक्टोरियल होगा। किस सिचुएशन में? व्हेन दे आर डिफरेंट। ठीक। अब देखिए ये चीज़ें हम अभी केवल एक अरेंजमेंट को कंसीडर करके उस पर हम बात कर रहे थे। टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट में हैं अपने पास? X। तो सो व्हेन द all objects are different, then number of permutation टोटल परमुटेशन आपके पास कंडीशनल x है। अब उनमें से हमने p और q को डिफरेंट ले लिया और ये चीज़ें सामल्टेनियसली हो रही हैं, तो इनके आपस में अरेंज होने के वे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब ऑल n ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, उस कंडीशन में नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया। अब इसी को दूसरे तरीके से, एंड फॉर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन all at a time, then permutation। तो ऑब्वियसली n फैक्टोरियल होगा, और ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, सेम है, तो ये इक्वेट हो जाएंगे। तो x इंटू पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल, और ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से ये जब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स में से पूरे को लेना है और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग टाइप के सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप परमुटेशन कैसे निकालेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, डियर चिल्ड्रन, ये परमुटेशंस की लगभग मैंने सभी थ्योरी को कवर कर लिया है। अब
अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए इनके क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।